दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स और ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर के यूनिट 1 से लिया गया है। तो फिजिकल फैक्टर को समझने से पहले आइए समझते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते क्या हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफिक वे इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि प्रकृति में किसी भी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपने आप को लेकर कि इन्वायरमेंट में जब चेंजेस आते हैं, ठंडी गर्मी, तो ये हमें क्या करती है, हमको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ठंडी गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सभी क्या है, इकोलॉजिकल फैक्टर है। आपको बता दें कि इकोलॉजिकल फैक्टर को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं और इकोलॉजिकल फैक्टर को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि इकोलॉजिकल फैक्टर दो प्रकार के होते हैं। एबायोटिक फैक्टर जिसे हम नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर भी बोलते हैं और दूसरा है बायोटिक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं लिविंग फैक्टर। अब ये जो बायोटिक फैक्टर है और एबायोटिक फैक्टर है उन्हें भी डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की। तो बायोटिक फैक्टर में दो आते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आपके प्रोड्यूसर आते हैं और हेट्रोट्रॉफिक में आपके आते हैं कंज्यूमर और डिकम्पोज़र। कंज्यूमर में आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर आते हैं। अगर हम बात करें एबायोटिक फैक्टर की, तो एबायोटिक फैक्टर को बांटने के कई आधार हैं। जैसे यहाँ पर हम जो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। और यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर से रिलेटेड मैंने एक और टाइप लिया हुआ है जिसमें कि कैटेगराइज किया गया है क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर और एडेपिक फैक्टर। तो अगर हम बात करें क्लाइमेटिक फैक्टर की, तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आएंगे, टेम्परेचर आएंगे, वाटर आएगा, लाइट आएगा। वहीं अगर हम बात करें टोपोग्राफिक फैक्टर की, तो टोपोग्राफिक फैक्टर में क्या आएगा, एल्टीट्यूड आएगा, डायरेक्शन ऑफ स्लोप आएगा, स्टेपनेस ऑफ स्लोप आएगा। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर या फिर कह सकते हैं फिजिकल फैक्टर है लाइट। तो लाइट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बिना पृथ्वी पर जो जीवन है वो संभव नहीं है और सन जो है लाइट का मेन सोर्स है। तो सनलाइट में जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होती है वो होती है 300 से लेकर 760 nm तक। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो फोटो एक्टिव रेडिएशन रेंज होती है वो होती है 400 nm से लेकर 700 nm के बीच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है 380 से लेकर 760 तक, जिसमें कि आपको अलग अलग कलर के अलग अलग रेंज दिख जाएंगे। आइए समझते हैं कि पौधों के लिए लाइट किस तरह से फैक्टर का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और अगर लो इंटेंसिटी होती है लाइट की तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगला है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन आप सभी जानते हैं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो पौधे जब वेपर के रूप में पानी को बदलते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो लाइट जितना अधिक होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है उतनी ही अधिक होती है। वहीं अगर हम बात करें फोटो पीरियडिज्म की, तो लाइट के ड्यूरेशन के आधार पर पौधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो ऐसे पौधे जिन्हें 12 घंटे से कम लाइट ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट, जैसे कि शुगर केन। और ऐसे पौधे जिन्हें 12 घंटे से अधिक लाइट की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, जैसे कि पोटैटो, कैरेट। वहीं अगर हम बात करें डे न्यूट्रल प्लांट की, तो इनकी फ्लावरिंग के लिए लाइट की जो ड्यूरेशन है या लाइट की जो लेंथ है उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि कोई प्रभावित नहीं होता फ्लावरिंग, चाहे लाइट 12 घंटे से कम हो या फिर ज़्यादा हो, जैसे कि पी है, टोमेटो है। अब बात करते हैं प्लांट मूवमेंट की। तो यहाँ पर लाइट का क्या इफेक्ट होता है मूवमेंट के लिए, तो पौधे का वह भाग जो लाइट की तरफ मूव करता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जैसे कि स्टेम जो है वो लाइट की तरफ जाता है। वहीं अगर पौधे का वह भाग जो लाइट के अपोजिट जाता है उसे हम बोलते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जैसे कि रूट। वहीं अगर हम बात करें जर्मिनेशन की, तो जो सीड होते हैं उनकी जर्मिनेशन के लिए डार्कनेस की ज़रूरत होती है और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके जर्मिनेशन के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है।
अगर हम लाइट इंटेंसिटी के आधार पर देखें तो पौधों को इकोलॉजिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है हेलोफाइट्स और दूसरा है सियोफाइट्स। तो ऐसे पौधे जिनको ग्रो करने के लिए ब्राइट लाइट यानी कि अधिक लाइट की ज़रूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं सन लविंग प्लांट या हेलियोफाइट, जैसे कि सनफ्लावर। और ऐसे पौधे जिनको ग्रो करने के लिए छांव की ज़रूरत होती है एक तरह से, तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं सियोफाइट्स। अगला फिजिकल फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ डिफाइन एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि कितना गर्मी है कितना ठंडी है, वही क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। अब हम ऑर्गेनिज्म को उनके हीट के टॉलरेंस के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक टेम्परेचर पर टॉलरेट करते हैं यानी कि जीवित रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेगाथर्म, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहीं अगर हम बात करें मीज़ोथर्म की, तो ऐसे पौधे जिन्हें न तो अधिक टेम्परेचर न तो कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी कि 20 से 40 के बीच टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं मीज़ोथर्म, जैसे कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। और ऐसे पौधे जिन्हें लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है यानी कि 0 से 20 की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोथर्म्स, जैसे कि हायर एल्टीट्यूड पर रहने वाले जो प्लांट है वो कहलाते हैं माइक्रोथर्म। और ऐसे पौधे जिन्हें बहुत ही कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हम उनको बोलते हैं हेकिसोथर्म्स। अब यदि कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है यानी कि उसकी जो टॉलरेंस है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर रहती है, उसको हम बोलते हैं यूरोथर्मल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के वेरिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते उन्हें हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल। आइए चलते हैं अगले फिजिकल फैक्टर की ओर, जो कि है वाटर। तो वाटर जो है किसी भी इकोलॉजिकल फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, खासकर लिविंग बीइंग के लिए। और नेचर में वाटर जो होता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? अब जब बारिश के रूप में पानी आती है ज़मीन पर या फिर स्नो के फॉर्म में होती है तो वो क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन कहलाती है। अब अमाउंट ऑफ वाटर जो है किसी भी एरिया के वेजिटेशन को डिसाइड करता है, यानी कि कितनी बारिश हो रही है उस आधार पर जो पौधे हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसिडुअस, ग्रासलैंड, डिज़र्ट। ठीक, तो जो डिज़र्ट एरिया क्या कहलाता है? जहाँ पर 10 इंच से कम बारिश होती है उसे हम बोलते हैं डिज़र्ट एरिया। अगला फैक्टर है विंड। विंड क्या होता है? जब इन्वायरमेंट में जो एयर है वो मोशन के फॉर्म में होता है तो वो क्या कहलाता है? विंड कहलाता है। तो विंड भी एक प्रकार का इकोलॉजिकल फैक्टर है एटमॉस्फेयर में, जो कि पौधे के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल इफ़ेक्ट को कंट्रोल करता है। तो यदि बहुत तेज़ी से आंधी चलती है तो उस केस में जो इवापोरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, वो बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेसिकेशन। तो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से होता क्या है कि ट्रांसपिरेशन अधिक हो गया तो उसकी वजह से पौधे क्या होते हैं? सूखे रहते हैं, उनकी टर्जिडिटी घट जाती है, जिससे पौधा जो होता है ड्वार्फ होता है। इसके अलावा तेज़ आंधी की वजह से जो पौधे हैं उनके जो डालियां हैं या पौधे क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर में हमने क्लाइमेटिक फैक्टर पढ़ लिया। अगला जो एबायोटिक फैक्टर है वो है एडेफिक फैक्टर, यानी कि सॉइल। तो सॉइल भी एक प्रकार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है और सॉइल के पीएच के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है एसिडिक सॉइल, दूसरा है न्यूट्रल सॉइल और तीसरा है एल्कलाइन सॉइल। तो ऐसे सॉइल जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है उन्हें हम बोलते हैं एसिडिक सॉइल। और इस सॉइल में आपको कॉटन, ज्वार, मेज ये सभी ईजिली ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद है न्यूट्रल सॉइल। तो ऐसे सॉइल जिनका पीएच 7 होता है उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉइल। और ये जो सॉइल होते हैं ये हर तरह के पौधों के ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। इसके बाद है एल्कलाइन सॉइल। तो एल्कलाइन सॉइल क्या होते हैं? ऐसे सॉइल जिनका पीएच 7 से अधिक होता है उन्हें हम एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। एल्कलाइन सॉइल में जो पौधे ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैल्सीफेलस और इसमें हेलोफाइट्स ईजिली ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ मॉसेस है, फर्न है, ये भी ग्रो कर पाते हैं। अब एडेफिक फैक्टर के बाद अगला जो एबायोटिक फैक्टर है वो है टोपोग्राफिक फैक्टर। तो टोपोग्राफिक फैक्टर को हम फिजियोग्राफिक फैक्टर भी कहते हैं। तो फिजियोग्राफिक फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? उस एरिया की एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, लैंड का स्लोप कैसा है, उसकी स्टेपनेस कैसी है, तो ये सभी चीज़ें आती हैं टोपोग्राफिक फैक्टर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की,
ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड वाला प्लेस है, तो वहाँ पर आपको पौधे जो है वो कम दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होती है वो कम होती है। अगला है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन। तो अगर जैसे ये माउंटेन है और इधर समुद्र है, तो इस एरिया में जो बारिश होगी, यानी कि इस साइड प्रेसिपिटेशन अधिक होगा, इधर बारिश अधिक होगी, और इसके अपोजिट जो है माउंटेन के इस साइड जो बारिश होगी वो कम होगी या न के बराबर होगी। तो इस वजह से इधर वेजिटेशन कम होगा और इस साइड वेजिटेशन ज़्यादा होगा। अब यदि हम बात करें किसी एरिया की स्टेपनेस और स्लोप की, तो जैसे अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो वहाँ पर जो स्लोप होता है, स्लोप फेवरेबल होता है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, जबकि जो साउदर्न स्लोप है वहाँ पर जो सोलर रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो स्लोप भी डिसाइड करता है कि किसी भी एरिया में जो वेजिटेशन है या फिर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो किस तरह से हो पाती है या फिर नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि फिजिकल फैक्टर पर आधारित था। आई होप आपको फिजिकल फैक्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।